हेलो फ्रेंड, एस्पिरेंट आईक्यू कम एंड अचीव ये हमारा चैनल है। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट रांची का जो जजमेंट आया है छठी जेपीएससी को लेकर के। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में किन किन बातों को रखा है और किन किन बातों पे स्टूडेंट्स जो थे उनको जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुना है। आइए हम एक एक करके जजमेंट का एनालिसिस करते हैं। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट रिट पिटीशन नंबर 494 ऑफ 2020। ये जो जजमेंट है ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें चार जो मुख्य क्वेश्चन है, ऑनरेबल कोर्ट ने चार क्वेश्चन को डिस्कस किया है इस जजमेंट में। पैरा नंबर 4 जो है इस जजमेंट का, उसमें चार क्वेश्चन को ऑनरेबल कोर्ट ने फ्रेम किया है क्योंकि रिट पिटीशन नंबर ऑफ पर्सन्स के द्वारा फाइल किया गया था। कई लोगों ने रिट पिटीशन को फाइल किया था। कोर्ट के पास समय नहीं होता है कि एक एक रिट पिटीशन को डिसाइड करे। ऐसे में कोर्ट जजमेंट को मर्ज कर देता है और मर्ज करने के बाद उनमें जो कॉमन क्वेश्चन होता है कोर्ट उसको डिसाइड करता है। तमाम रिट पिटीशन को मर्ज करने के बाद चार क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया और ये चार क्वेश्चन को ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड किया है। पैरा नंबर 4 जजमेंट का अगर हम देखें तो चार क्वेश्चन जजमेंट का फ्रेम किया है और इन्होंने पैरा नंबर 4 में देखें, हाँ यहाँ देखते हैं। देखिए क्या कहता है ऑनरेबल कोर्ट। कहता है 4 पॉइंट हैज़ बीन राइज्ड एंड दैट इज़ वाई द कोर्ट डिसाइडेड टू बाइफरगेट द रिट पिटीशन इन 4 ग्रुप। 4 ग्रुप में रिट पिटीशन को बांट दिया है। पहला ग्रुप में कोर्ट ने रिट पिटीशन नंबर 494 ऑफ 2020 came in which the petitioner has challenged the resolution number 5562 of dated 19/4/2017। 19/4/2017 का जो रेजोल्यूशन था 5562 उसको चैलेंज किया था पिटीशन नंबर रिट पिटीशन नंबर 494 ऑफ 2020 में। रिट पिटीशन नंबर दूसरा जो है उसमें दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हम देखेंगे 3-4 पिटीशन को कंबाइन किया है और जो कॉमन क्वेश्चन इन सब पिटीशन को कंबाइन करने के बाद जो कॉमन क्वेश्चन आया है क्या है, आर कमिंग इन विच द प्रेयर इज मेड फॉर द कंसिडरेशन ऑन द ग्राउंड दैट द पिटिशनर्स बिलोंग्स टू अनरिजर्व कैटेगरी who had secured more than 600 marks but they have not been selected। अब देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आने के बाद जो रिजर्व कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी में जो विद्यार्थी थे वो 600 मार्क्स लाए, उसके बाद भी उन लोगों का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो था ये कई रिट पिटिशन में सेम क्वेश्चन था तो कोर्ट ने उसको जो है एक में प्रिसाइज किया है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट का फादर प्रेयर देखिए। फादर प्रेयर इज मेड इन देयर 2 रिट पिटिशन, 2 रिट पिटिशन था उसको कंबाइन करते हुए इस प्रेयर में क्या कहा गया था, द क्वालिटी पेपर नंबर 1 हैज़ बीन एडेड वाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। जो पेपर नंबर 1 था वो पेपर नंबर 1 जो था वो सिर्फ पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ करता था। अब क्वालिफाइंग मार्क्स को जेपीएससी ने क्या किया, जो मेरिट लिस्ट है उसमें ऐड कर दिया। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स को मेरिट बनाते समय उसको जो है ऐड कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं आप जानते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने के लिए पढ़ते हैं, उनको जो 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 जो, जो पेपर ऑप्शनल पेपर होता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिफाइंग मार्क्स को लाए हैं और उसको जो है इसमें मर्ज कर दिया, तो वो लोग आउट हो गए इस पॉलिसी की वजह से। तीसरा क्वेश्चन में देखिए कई रिट पिटिशन को जो है मर्ज करते हुए तीसरा क्वेश्चन जो है ऑनरेबल कोर्ट के पास जो है वो रिजर्वेशन को लेकर के आया। तो आप देखते हैं रिजर्वेशन को भी सही से जो है जेपीएससी ने फॉलो नहीं किया है, रिजर्वेशन कैटेगरी को भी जो है सही से फॉलो नहीं किया। जो बहुत ज़्यादा
कॉन्ट्रावेंशन में रहा है वो चौथा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कितने सारे रिट पिटिशन चौथे क्वेश्चन को ही जो है वो कॉमनली जो है नोटिफाई करता है। अब देखिए करीबन हम देख सकते हैं 4-5 जजमेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जो है चौथे पॉइंट को कंसिडर करता है। अब देखिए प्रेयर में क्या कहता है, द रिजल्ट डेट 21/4/2020 ऑन 16 कमीशन द जेपीएससी ऑल्सो, यहाँ पे देखिए द रिकमेंडेशन मेड बाय द जेपीएससी टू द स्टेट गवर्नमेंट टू पॉइंट ऑफ एडेड, हाँ, एडिशन मार्क्स टू क्वालिफाइंग मार्क्स टेकिंग टुगेदर इन ईच पेपर। अब देखिए हर पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था। अब यहाँ पे सपोज किसी पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिया गया कि 40% से लेस नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 40% से लेस मार्क्स लाए हैं, 40% से लेस मार्क्स लाए हैं, उनको भी जो है यहाँ पे कंसिडर करके उनको भी जो है जेपीएससी ने अपना रिजल्ट उस पास घोषित कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका भी जेपीएससी जो है फॉलो नहीं किया। तो ये 4 क्वेश्चन जो है मुख्य क्वेश्चन जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने था, ऑनरेबल कोर्ट ने आज सुना और ऑनरेबल कोर्ट ने अपना डिसीजन को जो है दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स इन सब कॉन्ट्रावेंशन के बावजूद जो लोग क्वालिफाई हैं उनके साथ क्या होगा, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पॉपुलर केस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ईपी अय्यरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, रिपोर्टेड 1974 है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है इसमें क्या कहा गया, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर एन एक्ट इज आर्बिट्ररी it is implicit in its that it is unequal both in accordance to political icon और constitutional law। बहुत सीधा सी बात है, अगर कहीं पे आर्बिट्ररी नेचर का हो, कहीं पे आर्बिट्ररी नेचर का कोई भी चीज स्टेट करता हो तो वो सीधा सा बात है आर्टिकल 14 का वायलेशन है। यहां पर भी इस सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट को रिलाई करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो द एक्ट ऑफ स्टेट जो है वो सीधा सीधा आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आगे जो है ना सिर्फ आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, कोर्ट ने आगे जो है इस जजमेंट को नोट करते हुए कहा कि इफ इट इज अपीयर द मैटर रिलेटेड टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इट इज ऑल्सो वायलेटेड ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सीधा जो है ना सिर्फ आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, जबकि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है जॉब में, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब आर्टिकल 16 कहीं ना कहीं वहां पे भी जो है ये जो डिसीजन था जेपीएससी का वो हिट करता है। तो इंटायर जजमेंट का अगर हम ऑपरेटिव पार्ट देखें और कंक्लूसिव पार्ट अगर हम देखें तो ऑनरेबल कोर्ट ने कोशिश किया है कि उन लोगों के साथ फेयर हो जो लोग मेरिट में आने के बाद भी छट गए थे बिकॉज फॉर जेपीएससी का गलत डिसीजन की वजह से, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग जिनका सिलेक्शन हो गया उनके साथ अब कैसे जस्टिफाई किया जाए। कानून को कहा जाता है कि लॉ को स्टिक सेंस में अगर हम स्टिक लाइन ऑफ द लॉ अगर जाना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है। तो लॉ इज ऑलवेज बाइलेंस होकर के, लॉ हमेशा जो है लॉ बाइलेंस सिचुएशन को रखता है और कानून जो है इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस पे आधारित है। इसलिए कई लोगों को जॉब मिलने के बाद कई लोगों ने शादी किया, जॉब के आधार पे उनकी शादी हुई। कई लोग कहीं पे जॉब कर रहे थे, उन्होंने वहां पे अपने जॉब को रिजाइन करके यहाँ पे ज्वाइन किया। तो अपना कंडक्ट में या फिर अपना जो है उनके लाइफ में, पूरे लाइफ में चेंजेज आ गया था इस जॉब की वजह से। और आज अचानक से एक डिसीजन अगर उन लोगों को थ्रोन कर देता है, उनके जॉब से हटा देता है, तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा। लेकिन उन लोगों के साथ भी इनजस्टिस है जो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं और उसके बावजूद जो है जेपीएससी के नेग्लिजेंस के कारण उनको जो है एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इस स्थिति में बैलेंस होकर के जेपीएससी को चाहिए कि हम ऐसा व्यवस्था करें कि जिनको जॉब मिलना चाहिए था उनको कंपनसेट करें
और जिनको जॉब मिल चुका है उनको कोशिश करना चाहिए कि स्टेटस को एज इट इज़ बरकरार रहे। अब उनके पास रिमेडी क्या है? जिनका जॉब अभी तलवार जिनके सर पे लटका हुआ है, उनके पास रिमेडी क्या है? देखिए, लॉ में एक टर्म है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोविजरी स्टॉपल। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोविजरी स्टॉपल लॉ में एक टर्म है। ये टर्म जो है आमतौर पे कहा जाता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है ये अप्लाई नहीं होता है। कई सारे वेरियस जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिसमें कहता है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोविजरी स्टॉपल है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं अप्लाई होता है। लेकिन कई सारे ऐसे जजमेंट हैं वहां जहां पे यह बोला गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोविजरी स्टॉपल जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अप्लाई होगा। क्या है ये डॉक्ट्रिन? ये डॉक्ट्रिन कहता है द promissory estoppel is used to enforce promise that have been made and act on by the other person who alter his position due to the same who alter the position due to the same। कहता है कि जॉब मिलने के कारण उसने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। कई सारे बच्चों को जॉब मिला और जॉब मिलने के कारण उसकी पोजीशन में परिवर्तन आया। स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने शादी किया। कई लोगों ने अपने जॉब को छोड़ करके, चाहे वो सरकारी में काम कर रहे थे या फिर कहीं प्राइवेट में काम कर रहे थे, उनका जो रोजी रोजगार चल रहा था, उन्होंने अपने जॉब को छोड़ करके यहाँ पे आया और अपने लाइफ में चेंजेस लाया। मतलब ये हुआ कि उनका जो है पोजीशन लाइफ में चेंजेज हुआ है और इनके वजह से सरकार के नेग्लिजेंस के वजह से आज जो है उनका नौकरी जो है खतरे में आ गया। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी जो है वो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई करना होगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट में इन लोगों का फैसला आ गया है और शायद 4 वीक के अंतर्गत जो है इस फिर से नया मेरिट लिस्ट को तैयार करेगा। तो अब जो है ये जो फैसला जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इनके जो लर्नेड एडवोकेट होंगे उनको, एज फॉर माई लीगल अंडरस्टैंडिंग, मेरे लीगल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट को, ऑनरेबल लर्नेड जो भी लर्नेड एडवोकेट होंगे उनको ये बात उठाना चाहिए कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोविजरी स्टॉपल इज ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और उन लोगों को, जो लोग ऑलरेडी जॉब प्राप्त कर चुके हैं, उनका जो जॉब है उसको स्टेटस को लीगल टर्म है, उसका मतलब है एज इट इज जो है उसको बरकरार रहे। और जिनका जॉब नहीं मिला है इन सब एक्टिविटीज के चलते, उनको गवर्नमेंट कंपनसेट करे बाय एनी फॉर्म, लेकिन उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू। आज के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।